ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है क्योंकि प्रथम पाली 2018 में जो परीक्षा हुआ था उसका हम लोग आज उत्तर जानने वाले हैं और इससे पता चलेगा आपको कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसे सॉल्व जरूर किया जाता है परीक्षा देने से पहले, तो ये आपके लिए काफी जरूरी है। और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। 2018 का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिए। आइए देखते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि वीडियो नहीं मिल पाएगी, फिर आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप छोड़ करके नहीं जाइएगा, वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं कि आप इस वीडियो में कितने प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दे पाते हैं, आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो देख रहे हैं कि सबसे पहला नंबर प्रश्न जो है वह कितनी कमाल का क्वेश्चन पूछा गया है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। और ये देखिए क्वेश्चन थोड़ी सी घुमा करके पूछा गया है। इसी तरह का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसका बिल्कुल जो होगा बस सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। और आपको पता है तो आप बताते रहिए। और हाँ, अंतिम में आप जरूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। आप जांचिए अपने आप को कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। अगर तैयारी नहीं हुई होगी तो आपको तैयारी करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पढ़ाई हम लोग नहीं करते हैं तो पता चलती है कि सारी चीज याद है, जब परीक्षा होती है तो पता चलता है कि आपको तैयारी नहीं हुई है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने से आप प्रयास कीजिए और टेस्ट दीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी जो है वह कंप्लीट आपको नजर आए कि आपकी तैयारी जो है कितनी में हुई है। तो आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो देखिए काफ़ी कमाल का प्रश्न है और बहुत बार आपको हमेशा बताते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। आपको देखिए कई बार बोल रहे हैं कि जो आपको हम पढ़ाते हैं बताते हैं बाबू वो पढ़ लीजिए, बस उसके बाहर आपकी परीक्षा में नहीं आ सकता, आप कंप्लीट बना सकते हैं वहां पे। तो आप सभी को बहुत बार बताया है कि किस लेंस को जो है वो अपसारी लेंस कहा जाता है। तो बिल्कुल अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यह याद करके जरूर रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कितनी कमाल का क्वेश्चन पूछा गया है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। काफी बार आपको बताया है कि पुतली के साइज को जो है वह कौन नियंत्रित करता है, तो वह करता है परितारिका, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर। जो बच्चे पूरी कंप्लीट हमारे इस चैनल की पे के वीडियो देख लिए हैं उनको तो दिक्कत होगा ही नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है अगला कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफिक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन को काफी घुमा करके पूछा गया है। आप लोग सिंपल तरह से पढ़े हैं कि किस दृष्टि दोष में द्विफिक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि जरा दृष्टि दोष में, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया गया है जरा दूर दृष्टिता, यानी कि ऑप्शन आपका सी होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा घुमाया गया है, बोल रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफिक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इसे लंबा कर दिया गया है, बात वही है। तो इसी चीज को आपको चेक करना है, जांचना है आपको कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। आइए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ऑप्शन कह रहा है ए नंबर कि दर्पण तथा पर्दे के पीछे की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, और ए अभी दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार और सोचिए समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की क्या जरूरत होगी, आपको यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन को काफी घुमा करके पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ये दोनों को आपको मापने की जरूरत है। यानी कि ए और बी जो दिया गया है दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर होगा। तो अब आपको पता चल रही होगी कि आपकी तैयारी कितनी में हुई है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट तरह से याद कीजिए और समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन को देखिए कैसे घुमा करके पूछा जा रहा है। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना आप पसंद करेंगे। ऑप्शन कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। आप किस लेंस का व्यवहार करेंगे आपको ये बताना है। तो आप व्यवहार कीजिएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत बार आपको बताया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक होता है। तो आपको पता है कि विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है वह ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। प्रश्न कह रहा है कि लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट जो होता है उसके समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। तो आपको हमने कई बार बताया है कि उसमें विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। आपको बताया है ना कि जो हमारे इस चैनल से वीडियो देख लेंगे, अच्छे से तैयारी कर लेंगे, उनको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वह क्या होगी। ऑप्शन ए नंबर देखिए कह रहा है कि दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी है कि पूर्व की ओर, ऑप्शन सी है कि अधोमुखी और ऑप्शन डी है ऊपरी मुखी। तो ये होगा ऊपरी मुखी, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए काफी कमाल का प्रश्न है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। ये देखिए कितना घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया बाबू। तो आपको सतर्क हो जाना है। ये चीज आपको देखिए हम बता रहे हैं इसलिए कि आपको पता चले कि परीक्षा में क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। ऐसे जब तक आपका परीक्षा नहीं होता है तब तक आपको कहीं पे टेस्ट नहीं देते हैं, तो ऐसे पता चलता है कि आपको सब चीज याद है, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो पता चलता है कि अरे ये तो याद ही नहीं है ना। तो इस चीज को जांचिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि तांबे की एक तार को आयताकार कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णन कर रही है ना। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा होगी वह कितने भ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, मतलब इसमें कितने भ्रमण के बाद जो है इसके बाद जो होगी वह क्या होगा, इसमें परिवर्तन होता है, 1, 2, आधे या फिर चौथाई। तो ये देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि आधे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला देखिए काफी कमाल का प्रश्न है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है या सभी बिंदुओं पर लगभग समान होता है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपको फटाफट बताना है। बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि इसके सिरे की ओर जाने से क्या होता है, घटता है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है काफी कमाल का प्रश्न है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर के लिए तो आपको बताए थे कि सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। अवतल दर्पण किसके लिए होता है, सौर कुकर हो गया, हजामती दर्पण के लिए हो गया, गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में हो गया, इन सब के लिए आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो गाड़ियों की साइड मिरर में किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें को आपको याद करके रखनी है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किसको, मिट्टी को, वृक्ष को, जल को या फिर बिजली को। तो इसे संरक्षित करना था चिपको आंदोलन में वृक्ष को। ये काफी जगह आप पढ़े होंगे, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन काफी कमाल का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी, तो दीवार की सफेदी करने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है, आपको ये पता है। तो चूना का जो उपयोग किया जाता है, यानी कि जो आपको जो चूना का उपयोग करेंगे तो वो तो जल से, जब तक उसको चूना जो है जल से प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक उसका उपयोग आप सफेदी करने के लिए नहीं करेंगे। तो देखिए कितना घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये जल से अभिक्रिया नहीं करेगा तब तक हम लोग इसका उपयोग सफेदी में कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी नंबर होगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी कमाल का प्रश्न है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 से बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl। यह क्या है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। ये तो क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, तो फटाफट जवाब दे दीजिए। बिल्कुल ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर होगा, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो जिसमें भी आयन का आदान प्रदान होगा उसमें आपको क्या होगा, द्विविस्थापन। जो भी अगर कोई तत्व होगा वो क्या करेगा, अपने से
कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं, है ना। तो ये चीज को आपको याद करके रखनी है। अगला देखिए, काफी कमाल का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो अभी आपको हमने बताया कि CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, जिसका उपयोग आप लोग क्या करते हैं, दीवारों की सफेदी के लिए करते हैं। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो ये होता है 7 से अधिक, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए, काफी कमाल का प्रश्न है कि बक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होता है। जो बक्साइड होता है ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। और आपको बता दें कि एल्युमिनियम का अयस्क, जस्ता का अयस्क यानी कि जिंक का अयस्क और लोहा का अयस्क क्या क्या होता है, इसको निष्कर्षण करने की विधियां क्या होती है, इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो बक्साइड जो है वह किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो ये किसका अयस्क है, बिल्कुल, तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कि बक्साइड जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है हम सभी का कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। देखिए, ये भी क्वेश्चन को काफी घुमाया गया है। कह रहा है कि लोहा एवं इस्पात, जो लोहा होती है, आपको पता है कि उस पर पेंट किया जाता है, उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ये देखते हैं आप लोग कि जो भी लोहा का होता है, जैसे देखते हैं आप साइकिल वगैरह देखते हैं, वहां पे उजला कलर का लगाया गया था ना उसके रिंग पे, हाँ, उसके रिम पे जो है था ना लगाया गया था, वही आप कह सकते हैं ना। तो जिंक की परत होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए, क्वेश्चन काफी कमाल का प्रश्न है और कह रहा है प्रश्न कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर बनता है, ये आपको बतानी है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि जिप्सम को जब आप जिप्सम एक ऐसा यौगिक है जिसे गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यह याद एकदम दिमाग में बैठा करके रखनी है, यहां से क्वेश्चन आपके 100% पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी शानदार क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह जो होता है वह कौन सा होता है। प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह जो है वह कौन सा है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि बॉन्ड, यहाँ पे सी में बॉन्ड लेगा इधर से, फिर इधर से, और यहाँ पे जो है वो ओ जुड़ा रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो होता है वह क्या होता है। एसिटिक अम्ल का, तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर कि एथेनोइक अम्ल। अगला देखिए, काफी कमाल का प्रश्न है और आप जांचते जाइए और अपने आप को बताते जाइए कि आप कितने में हैं, है ना। क्वेश्चन का आंसर आप देते जाइए। अगला देखिए, कह रहा है कि विद्युत अपघटनी प्रसीकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जा सकता है। एनोड, कैथोड, अपघट्य या इनमें से सभी। किस विद्युत अपघटनी प्रसीकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, बताइए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज, हाँ, जो 23 नंबर क्वेश्चन है। एकदम देखिए सोच समझ करके आप किसी भी प्रश्न का जवाब दीजिएगा, है ना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नंबर। और अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आपको कमाल की वीडियो मिला करे। अगला देखिए, क्वेश्चन काफी कमाल का है कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। अष्टक का सिद्धांत, तो आपको पता है कि अष्टक के सिद्धांत को जो है वह किसने प्रतिपादित किया था या स्थापित किया था, बिल्कुल, तो आपको पता है कि न्यूलैंड्स ने किए थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कि न्यूलैंड्स, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म क्या होता है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके नियम के अनुसार तत्वों का जो गुणधर्म है वह क्या होनी चाहिए, बिल्कुल, तो वह होने चाहिए परमाणु संख्या के आवर्त फलन के, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला देखिए, प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल को नीला कौन करेगा, तो आपको पता है कि लाल को नीला जो है वह क्षार करेगा। तो क्षार इसमें से देखिए कि कौन है जो लाल को नीला कर देता है। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि OH, या आप कह सकते हैं कि जिस विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की अधिकता होती है वही आपका लाल से नीला कर देता है, क्योंकि वही क्षार होता है। जिसमें हाइड्रोजन आयन
ज्यादा होगा, यानी कि H+ जिसमें ज्यादा होगा वो आपको अम्ल होगा, और जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होगा यानी कि OH- होगा वो आपको क्षार होगा। तो क्षार ही ना तो लाल को नीला करता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी नंबर में होगा। ये भी देखिए क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन काफी कमाल का प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जो पादप में जाइलम होता है, जाइलम के बारे में आप जानते हैं, एक जाइलम होता है एक फ्लोएम होता है, और हाँ इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है, क्योंकि काफी बार देखा जाता है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो जाइलम का कार्य क्या होता है इसमें से, तो जल का वहन करता है, यानी कि नीचे से खनिज लवण जल को लेकर के वह पत्तियों तक पहुंचा दे तने के सहारे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम। और उसमें तैयार भोजन को पेड़ पौधे के प्रत्येक भागों में पहुंचा देता है, उसे हम लोग फ्लोएम कहते हैं, है ना। ये याद करके रखिएगा। अगला देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऊर्जा के मुद्रा के रूप में कोशिका के किसे कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का, तो एटीपी को कहा जाता है। और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, अगर आपको पता है तो बताइए हमें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो एटीपी होगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। जो पत्तियां होती हैं वहां पे गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह कहाँ होता है, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर के रंध्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर रंध्र। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है कि हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों के द्वारा, निलय के द्वारा, आलिंदों के द्वारा, या फिर इनमें से सभी के द्वारा। तो देखिए हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में जो पंप किया जाता है वो किसके द्वारा पंप किया जाता है, तो निलय के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी कमाल का प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है, पत्तियों की मुरझा जाने के लिए उत्तरदायी होता है ना। कौन होता है, बिल्कुल तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एब्सिसिक अम्ल जो होता है वही होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा एब्सिसिक जो हार्मोन होता है वही, यानी कि ऑप्शन सी। अगला देखिए काफी कमाल का प्रश्न है कि जड़ का आयोगामी वृद्धि है, जड़ का आयोगामी जो है वृद्धि है, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या रसायनुवर्तन। और ये सारी चीजें क्या होती है इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। तो प्रकाश की ओर जो गति करता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन करते हैं। जो पृथ्वी की ओर गति करता है उसे गुरुत्वानुवर्तन करते हैं। और इसमें जो आपको जल की ओर गति करता है तो आपको जलानुवर्तन करते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको एकदम कंफर्म कर लेना है ना, याद करके नहीं। देखिए क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, तो टॉपिक के बारे में बढ़िया से पढ़े रहिएगा, समझे रहिएगा, तो ही तो आपको अच्छा होगा। तो देखिए कह रहा है कि जड़, तो जड़ कहाँ जाता है, नीचे ही नहीं जाता है ना धरती के अंदर, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के अंदर नहीं, गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क यह क्या है, यह किसके हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है या मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है या पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है या फिर प्रम मस्तिष्क का हिस्सा है। यह किसका हिस्सा है, वह हिस्से का नाम आपको बताना है। तो यह हिस्सा है पश्चिम मस्तिष्क का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। अगला नंबर प्रश्न देखिए काफी कमाल का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसमें से जो है वह कौन जो है वह अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो 34 का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर कि चबाना जो है वह एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन काफी कमाल का क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा किसमें होता है, अमीबा में, ईस्ट में, पेलाजोमेडिया में या फिर लेशमानिया में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर कि अलैंगिक जनन मुकुलन में ईस्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है, वृषण में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है या फिर इनमें से सभी होता है। तो देखिए शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना वो आपको क्या होता है, वृषण में होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन काफी कमाल का प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। ठीक है, पुष्प का वो कौन सा भाग है जो फल बन जाता है, आपको ये बताना है। तो वह है अंडाशय, अंडाशय जो है वह एक फल बन जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पुण्य जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पुण्य जोड़ा पाया जाता है पुरुषों में, स्त्रियों में, पुरुष और स्त्री दोनों में, या फिर इनमें से कभी किसी में भी नहीं। तो आपको कई बार आपको काफी बार बता दिए हैं कि स्त्रियों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगी क्या चीज, बी नंबर। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये गलती ना कीजिए, फटाफट से कर लीजिए, है ना, जिससे कि आगे वीडियो मिलेगी, नहीं तो आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी, है ना।
अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, यानी कि वो कितना जोड़ा होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया है ना। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहिए था आसान भाषा में कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की जो होती है वो कितने युग्म होते हैं। तो इसका आपको सही उत्तर पता है कि 23 जोड़े होते हैं। जब भी युग्म पूछेगा तो 23 जोड़ा पे टिक करना है, या जोड़ा पूछेगा तो 23 पे टिक करना है, लेकिन अगर केवल ऐसे ही पूछेगा कि कितने होते हैं तब आपको 46 पे टिक करना है। तो ये सारी चीजें को आपको समझना काफी जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। इसमें से कौन जो है वह निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण पदार्थ है। और आपको बता दें कि आपको 2018 में जो है वह केवल 40 ही प्रश्न पूछा जाता था, तो इस साल तो 80 पूछा जाएगा, लेकिन 40 ही प्रश्न का जवाब देना है। तो आपने कितने प्रश्न का जवाब अभी तक सही दे पाए हैं ये आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और यदि आप 35 प्रश्न से कम जवाब दिए हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अधूरी है, तो आपको तैयारी करने में जुट जाना है। लगातार वीडियो देखिए, लगातार तैयारी कीजिए, अनोखा समय आपके पास बचा हुआ है। तो आइए जानते हैं इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो केक, लकड़ी एवं घास, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो आप सभी हमें बताएं, लाइक और शेयर और कमेंट करके नहीं आप हमें बता रहे हैं तो ये चीज़ से थोड़ा सा ये लगेगा। थोड़ा सा आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि सर वीडियो कैसा लगा हुआ है। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे वीडियो मिले। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह की कमाल की वीडियो के साथ नेक्स्ट डे।